रूप में सामने आता है। वह कड़ाके की सर्दी वाली एक रात ही। उत्तर की ठंडी हवा भूतों की चीख जैसी आवाज कर रही थी। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। अचानक धड़ाम एक जोरदार धमाका हुआ, मानो शांत धरती पर बिजली गिर पड़ी हो। उस धमाके ने पूरी रात की खामोशी चीर दी। अगले ही पल वांग दहाई के घर की तरफ से चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। मैं झटके से बिस्तर पर उठ बैठा, जल्दी से कपड़े पहने और दौड़कर खिड़की के पास पहुंच गया। मैंने देखा वांग दहाई का पूरा आंगन रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ पानी ही पानी था। उसके घर की जमीन के नीचे दबी वाटर पाइप फट चुकी थी। बर्फ जैसा ठंडा पानी फव्वारे की तरह जमीन से उफन कर बाहर निकल रहा था। कुछ ही पलों में पूरा आंगन एक छोटे तालाब में बदल गया। सुबह होते ही रिपेयर वर्कर्स वहां पहुंचे और जमीन खोदनी शुरू कर दी। जो भी वहां मौजूद था, यहाँ तक कि खुद वांग दहाई भी, सबके मुंह से एक साथ ठंडी सांस निकल गई। उनके सामने का नजारा किसी भी इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी था। कटोरे जितनी मोटी विशाल पॉपुलर की जड़ें उस मजबूत मेटल वाटर पाइप के चारों तरफ लिपटी हुई थीं। उन्होंने पाइप को इतनी बुरी तरह दबा दिया था कि वह टेढ़ी होकर आखिरकार फट गई थी। लेकिन ये सबसे डरावनी बात नहीं थी। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, फाउंडेशन के नीचे का दृश्य और भी भयावह होता गया। मोटी और पतली अनगिनत जड़ों ने एक घना जाल बना दिया था। उन्होंने पूरी फाउंडेशन के नीचे की मिट्टी को पूरी तरह ढीला कर दिया था। मजबूत कंक्रीट फाउंडेशन अब जगह जगह बड़ी और छोटी दरारों से भर चुकी थी। कई हिस्सों में अंदर खालीपन पैदा हो चुका था और टूट फूट साफ दिखाई दे रही थी। पूरा घर अब ऐसे झुकने लगा था जिसे कभी वापस ठीक नहीं किया जा सकता था। वांग दहाई उस विनाश को देखता रह गया। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। वह बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया, ये न तो खराब फेंग शुई था और न ही कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की प्रॉब्लम। ये सीधा सीधा बदला था, एक बहुत पहले से रची गई योजना। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। उसके होंठ थरथरा रहे थे, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। अचानक वह पागल जंगली जानवर की तरह घूमकर लाल आंखों से मेरी पॉपुलर फॉरेस्ट को घूरने लगा। ली छुआन, तू कसाई है, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। लेकिन उसे जवाब में सिर्फ हवा में लहराते पॉपुलर के पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। खबर फैलते ही पूरा गांव तमाशा देखने पहुंच गया। लोगों की भीड़ चारों तरफ जमा हो गई। जब सबने देखा कि वांग दहाई का घर पेड़ों की जड़ों से इस हालत में पहुंच चुका है, तो हर कोई सन्न रह गया। चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब लोग मुझे दया या हैरानी से नहीं देख रहे थे। उनकी आंखों में डर भी था और एक अजीब सा सम्मान भी। उन्हें आखिर समझ आ गया कि यह शांत और कम बोलने वाला लड़का अपने भीतर कितनी गहरी नफरत और कितना भयानक धैर्य छिपाए बैठा था। लाओ चेन भी भीड़ में खड़े थे। उन्होंने वांग दहाई की बर्बादी को नहीं देखा। उनकी नजर सिर्फ मेरे शांत चेहरे पर टिकी रही। उनकी आंखों में हैरानी भी थी, समझ भी थी, लेकिन अंत में सब कुछ एक लंबी भारी आह में बदल गया। थोड़ी देर पागलों जैसी हालत में रहने के बाद वांग दहाई को सबसे पहला उपाय सूझा, पेड़ काट दो। वह गुस्से से कुछ गांव वालों को बुला लाया जो थोड़ा पैसा कमाने के लालच में थे। सबके हाथों में कुल्हाड़ियां और आरी थी। वे सीधे मेरी फॉरेस्ट की तरफ बढ़े। वांग दहाई पागलों की तरह चिल्लाया, सब अंदर जाओ, इन मनहूस पेड़ों को काट डालो। जो एक पेड़ काटेगा उसे मैं 100 युआन दूंगा। मैं घर से बाहर निकला। मेरे हाथ में चमकती हुई तेज धार वाली दरांती थी। मैं फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, ये जमीन मेरी है, ये पेड़ भी मेरे हैं। जो भी इनमें से एक भी पेड़ को हाथ लगाएगा, मैं उसके साथ जान की बाजी लगा दूंगा। मेरे तेवर देखकर सब लोग वहीं ठिठक गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुल्हाड़ी उठाकर आगे बढ़े। वांग दहाई गुस्से से उछल पड़ा, बहुत हो गया, तू बस मेरा इंतजार कर। इतना कहकर वह सीधे विलेज कमेटी की तरफ भागा। वह चाहता था कि गांव के अधिकारी उसके पक्ष में फैसला दें। मैं उसे विलेज कमेटी में हंगामा करते देखता रहा, लेकिन मेरे मन में जरा भी हलचल नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था ये उसकी बेकार की आखिरी कोशिश थी। असल खेल अभी शुरू ही हुआ था। और सच कहूँ, वांग दहाई की छटपटाहट मेरी उम्मीद से भी ज्यादा निकली। सबसे पहले उसने एक लॉयर बुलाया। कुछ दिनों बाद मेरे घर एक सख्त भाषा में लिखा हुआ लॉयर नोटिस आया। उसमें लिखा था कि मेरे पॉपुलर के पेड़ों ने उसके नेबरिंग प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन किया है और उसकी कानूनी प्रॉपर्टी को भारी नुकसान पहुंचाया है। मुझसे मांग की गई कि मैं तुरंत सारे पेड़ काट दूं और उसका पूरा आर्थिक नुकसान भरूं। मैंने वह नोटिस पढ़ा, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। मैं वह नोटिस लेकर लाओ चेन के पास गया। उन्होंने मुझे गांव के इकलौते लॉ ग्रेजुएट झांग सान से मिलवाया। उसने नोटिस 2 बार ध्यान से पढ़ा, फिर मुस्कुरा कर बोला, छुआन भाई, डरने की कोई जरूरत नहीं। अपनी जमीन पर पेड़ लगाना कानून ने हमें अधिकार दिया है। जब तक वे यह साबित नहीं कर देते कि तुमने जानबूझकर उनका घर बर्बाद करने के इरादे से पेड़ लगाए थे, तब तक उनके लिए यह केस जीतना बहुत मुश्किल होगा। और अगर सच में कोर्ट तक बात गई तो जरूरी नहीं कि हम हारें। सबसे अहम बात,
इरादा साबित करना बेहद मुश्किल था। ये सुनकर मेरा मन पूरी तरह शांत हो गया। जब वह सूट पहने लॉयर दोबारा मेरे पास आया तो मैंने बस शांत स्वर में कहा, मेरे पेड़ मेरी अपनी जमीन पर लगे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारे क्लाइंट मिस्टर वांग दाहाई ने पैसे बचाने के लिए अपने सेप्टिक टैंक की सूअर पाइप सीधे मेरे धान के खेत में जोड़ दी थी। उसने मेरी जमीन प्रदूषित की और मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी। क्यों ना पहले उसी मामले पर बात कर लें। ये सुनते ही लॉयर का चेहरा बदल गया। स्पष्ट था वांग दाहाई ने उसे यह सच्चाई कभी बताई ही नहीं थी। जब कानूनी रास्ता बंद हो गया तो वांग दाहाई जबरदस्ती पर उतर आया। न जाने कहां से वो कुछ आवारा गुंडों को लेकर आया। उसकी योजना थी कि आधी रात को मेरी पॉपुलर फॉरेस्ट में घुसकर जबरदस्ती सारे पेड़ काट दिए जाएं। लेकिन उसने मुझे बहुत कम आंका था। मैं पहले से तैयार था। मुझे पहले ही अंदाजा था कि वह आखिरकार यही करेगा। इसलिए मैंने फॉरेस्ट में कई छोटे छोटे ट्रैप लगा रखे थे। वे किसी को जान से मारने वाले नहीं थे, बस ऐसी बेलें और गड्ढे जो किसी का पैर फंसा दें या उसे गिरा दें। उस रात फॉरेस्ट के अंदर से कई चीखें और गालियां सुनाई दी। फिर भागते हुए लोगों की अफरा तफरी मच गई। अगले दिन पूरा गांव इसी बात की चर्चा कर रहा था। सब कह रहे थे कि वांग दाहाई के भेजे लोग रात में फॉरेस्ट में भटक गए, मानो उन्हें भूतों ने रास्ता भुला दिया हो। हर कोई मुंह और शरीर पर चोट लेकर लौटा था। डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई थी। उस दिन के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि मेरी पॉपुलर फॉरेस्ट के पास भी जाए, न प्यार से न जबरदस्ती से। अब वांग दाहाई पूरी तरह टूट चुका था और आखिरी बार उस पर तब हुआ जब ऑफिशियल बिल्डिंग स्ट्रक्चर इंस्पेक्शन रिपोर्ट उसके हाथ में पहुंची। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था, फाउंडेशन को गंभीर नुकसान पहुंचने के कारण बिल्डिंग का मेन स्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हो चुका है। लोड बेयरिंग वॉल्स कई जगह से फट चुकी हैं और पूरी बिल्डिंग में ऐसा झुकाव आ चुका है जिसे अब ठीक नहीं किया जा सकता। इंस्पेक्शन के अनुसार ये बिल्डिंग अब डेंजरस स्ट्रक्चर घोषित की जाती है। इसके कभी भी गिरने का खतरा है। इसे तुरंत खाली करके ढा देना चाहिए। जब वांग दाहाई ने यह फैसला पढ़ा तो उसका भारी भरकम शरीर डगमगा गया। उसके घुटनों ने जवाब दे दिया और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। जिस आलीशान विला पर उसने आधी जिंदगी की कमाई खर्च कर दी थी, जिसे वह अपनी शान समझता था, वह अब कानून की नजर में सिर्फ बेकार मलबा रह गई थी। लेकिन बुरी खबरें यहीं नहीं रुकी। न जाने कैसे बैंक को भी इसकी खबर मिल गई। उन्होंने तुरंत अपने लोग भेज दिए। उन्होंने कहा कि गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है, इसलिए या तो वह तुरंत बाकी पूरा लोन चुका दे या फिर उसी कीमत की दूसरी प्रॉपर्टी गिरवी रखे। लेकिन उसके पास अब पैसा कहाँ बचा था। बिजनेस से कमाई गई उसकी ज्यादातर दौलत इसी विला में लग चुकी थी और सबसे बड़ा झटका उसे उसके बिजनेस पार्टनर्स ने दिया। अब कोई भी उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। आखिर जो इंसान अपना घर तक नहीं बचा पाया, उसकी एबिलिटी और रेप्यूटेशन पर कौन भरोसा करता। उधार मांगने वालों के फोन लगातार आने लगे। जो दोस्त कभी भाई भाई कहते थे, उन्होंने भी उससे मुंह मोड़ लिया। वह हर तरफ से घिर चुका था। आखिरकार हल्की बर्फबारी वाली एक ठंडी शाम वांग दाहाई मेरे घर के दरवाजे पर आया। अब उसमें पहले वाली अकड़ नहीं थी। उसका कभी मोटा और चमकदार चेहरा अब पीला पड़ चुका था। थकान, झुर्रियां और हार उसके चेहरे पर साफ लिखी थी। अचानक वह मेरे दरवाजे के बाहर बर्फ से ढकी जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा, बार बार अपना सिर जमीन पर मारकर माफी मांगने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर कई गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे के अंदर खड़ा होकर ऊपर से उसे देखा। बर्फ उसके बालों पर गिरती और तुरंत पिघल जाती। वह एक बेसहारा आवारा कुत्ते जैसा दिखाई दे रहा था। मेरी आंखों में जरा भी नरमी नहीं थी। मैंने एक एक शब्द साफ बोलते हुए उसे भी सुनाया और उन सभी गांव वालों को भी जो चुपचाप कान लगाकर सुन रहे थे। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द भारी हथौड़े की तरह वांग दाहाई के दिल पर गिर रहा था। उसने अचानक सिर उठाया। आंसुओं और बहती नाक से भरे चेहरे पर अब सिर्फ